नमस्कार। आज हम कुंडली विशेषण की श्रेणी में आचार्य विनोबा भावे, जिनको भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जिनको आचार्य की उपाधि प्राप्त है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व लिए थे, उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जिससे वह अपने आप में कोई राजनीतिक पद ना लिए होते भी प्रधानमंत्री तक, उच्च अधिकारी तक उनके आगे नतमस्तक हुआ करते थे। मित्रों, यदि हमको ज्योतिष सीखना है तो केवल योगों के माध्यम से, योग या कोई किताब को उठा करके यदि हम उसको पढ़ते चले गए और विभिन्न प्रकार के ग्रहों के बारे में या भावों के बारे में पढ़ते चले गए, तो इससे हमें ज्योतिष में ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अनुभव से गुजरना होता है। इसलिए मैं निरंतर कुंडलियों का विश्लेषण करके बताता हूँ। कुंडली के विश्लेषण से हम देखते हैं कि इस महापुरुष की कुंडली में ये योग था, तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि ऐसा योग किसी और जातक की कुंडली में उपस्थित होगा, वही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बशर्ते हमको ये भी देखना होता है, क्योंकि हम ये नहीं बता पाते, क्योंकि अगर हम ये भी बताएं कि वह ग्रह कितना बलवान है, उसकी दृष्टि किस प्रकार से है, उसकी महादशा आई है या उसकी अंतर्दशा है, तो जो ये वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है। क्योंकि किसी एक कुंडली का विश्लेषण यदि हम गहराई से करें तो हो सकता है कि 2 या 3 घंटे में एक वीडियो बने। उसके लिए तो हमको किताबों का सहारा लेना ही पड़ेगा, स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ और भावों को देख करके मोटा मोटी तौर पर कुंडली का विश्लेषण करने के उद्देश्य से ये हम कुंडलियों का, महापुरुषों की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो आइए हम जानते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। आचार्य विनोबा भावे की जो कुंडली थी वह धनु लग्न की कुंडली थी, जो लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के विराजमान था, जो कि उच्च का है। लेकिन अष्टम भाव में लग्नेश विराजमान होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जातक को लग्न भंग का दोष लग जाता है। ऐसा जातक प्रभावशाली होते हुए भी किसी प्रतिष्ठित पद पर विराजमान नहीं होता और उसके ऊपर हमेशा षड्यंत्र लगे रहते हैं। उसके विरोधी उसके ऊपर षड्यंत्र लगाए रहते हैं। क्योंकि लगने से यहाँ पर उच्च के हैं तो कोई भी षड्यंत्र इनके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकता था, क्योंकि लगने से इनके उच्च के हैं और अष्टम स्थान में वह प्रभावशाली व्यक्तित्व लिए होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि उनका एक प्रकार से महात्मा का स्वरूप किस प्रकार से था, क्योंकि मैं और भी वीडियो में बता चुका हूं कि यदि नवम भाव में पापक ग्रह उपस्थित होंगे, बेशक वो उच्च के हों या मूल त्रिकोण के हों, वह कहीं ना कहीं हठधर्मी और आन रही कोई भी विचारधारा का मुखर विरोधी होता है। यही आचार्य विनोबा भावे की खासियत थी कि सूर्य स्वग्रही नवम भाव में बैठने से वह किसी भी बात का विरोध इस प्रकार से करते थे कि विरोधी हो या कोई जननायक उनके आगे टिक नहीं पाता था। तो यह किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं कि यदि नवम भाव में पापक ग्रह उपस्थित हैं, चाहे वो पीड़ित हो या वह अच्छी स्थिति में हो, वह जातक विरोधी होगा। किसी भी स्थिति में वह विरोध करने वाला होगा। यदि वह पीड़ित हुआ, पापक ग्रह से दूषित हुआ, तो हो सकता है वह गलत बात का भी विरोध करने लग जाए, लेकिन वह विरोधी होगा, विचारधारा का विरोधी होगा और अपनी विचारधारा की नींव रखने वाला होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा थी वह समाज के लिए थी। इसका मुख्य कारण है कि शुक्र का बुध की युति के साथ होना, क्योंकि बुध यहां पर अपनी राशि में है और शुक्र नीच का हुआ, तो यहां पर कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बनता है। यदि बुध और शुक्र युति बना रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बन जाता है, और क्योंकि इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यह जनता जनार्दन पर प्रभाव करने वाला हुआ। यदि चतुर्थ भाव पर कहीं ना कहीं राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या पापक ग्रह वालों की दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पर प्रभाव पड़ने से जातक का जनता जनार्दन पर विशेष प्रभाव होता है। किसी भी नेता राजनेता की आप कुंडली देख सकते हैं,
वहां कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पर राजयोगों का या पापक ग्रहों का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। वहीं बात कर रहे हैं हम लाभेश में शनि उच्च अवस्था में बैठने से उनको अपने किसी भी कार्य करने के लिए जो धन संपदा है उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी, बल्कि अनायास ही वह व्यवस्थित रूप से उनके पास आती चली गई। चंद्रमा को षष्टम, अष्टम और द्वादश का दोष नहीं लगता है और चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठ करके, उच्च के बैठ करके षष्टम भाव में विराजमान है। वही राहु तृतीय भाव में उपस्थित होकर के पराक्रम में बहुत बल ला देता है। यदि यहां पर राहु और शनि और मंगल बैठ जाएं तो कहने ही क्या, जातक इतना पराक्रमी होगा यदि कोई ठान ले तो उसको कोई झुका नहीं सकता। यही स्थिति थी राहु की। तो आचार्य विनोबा भावे को कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए इतना अडिग और इतना मजबूत बना दिया कि प्रतिद्वंदी उनके आगे टिक नहीं पाते थे। और उन्होंने भूदान आंदोलन इतना प्रतिज्ञा के साथ में, हठधर्मिता के साथ में चलाया कि सारे के सारे उनके आगे नतमस्तक होते चले गए। तो यह थी हमारे आचार्य विनोबा भावे की जन्म कुंडली। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे योग बहुत सारी कुंडलियों में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कौन सा राजयोग वाला ग्रह हमारी महादशा में सही समय पर आ गया। यदि मंगल हमारी अच्छी स्थिति में है और मंगल की दशा हमारे बुढ़ापे में जाकर के आई तो वह मंगल क्या करेगा। यदि मंगल हमारी उच्च स्थिति में है और वही जवानी में आ जाए तो कहने ही क्या, वह एक छत्र राज करवा देगा, समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न करा देगा कि जातक का व्यक्तित्व पूरे समाज के लिए एक आयाम बन जाएगा। तो यही स्थितियां हैं, यही ग्रहों के अपने आप में खेल हैं जो सही समय पर जातक के साथ में खेल करा दें और सही समय पर उपस्थित होकर जातक को एक प्रकार से जमींदोज कर दें। तो यह थी हमारे आचार्य विनोबा भावे जी की कुंडली। नमस्कार।